हेलो एवरीवन, मैं सतीश पटेल, एचओडी ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट एंड ऑथर ऑफ मैनी बुक्स। सो आज हम लोग नाइन्थ क्लास का जो एनसीईआरटी और एक जो स्कूल लेवल पर जो चीज़ें होती हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमारा पढ़ने का जो सिनेरियो रहेगा वो उस तरीके से रहेगा कि आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा आपको पढ़ना कैसे, स्टडी कैसे करना है। कि जितने भी सीक्वेंसली हमारे लेक्चर्स आएंगे आपको हर लेक्चर को फॉलो करना है। लेक्चर को फॉलो करने के बाद पहले आपको पूरा प्रॉपर लेक्चर देखना है। उसके बाद जो आपके डाउट्स आते हैं आपके उनको नोट डाउन करना है। उसको नोट डाउन करने के बाद सारा आपका डाउट क्लियर मैं लाइव क्लास में आके कर दूंगा आपके साथ। आप हर चीज़ को समझने की कोशिश करें और उस मोमेंट का वेट करें। मे बी चांस जो आपके मन में अभी डाउट चल रहा है, हो सकता है मैं आने वाले इसी कंटिन्यूएशन में उसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप पहले लेक्चर को बहुत अच्छे से देखें और मेरे ख़त्म होने तक का वेट करें। तो अगर मैं 9th क्लास की बात करूँ, सबसे पहले एक चैप्टर होता है मोशन, उसकी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक, तो हेडिंग हमारी मोशन। व्हाट इज द मोशन? जैसे चैप्टर का नाम ही मोशन है, तो हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे कि मोशन है क्या, व्हाट इज द मोशन। अगर हम लोग अपनी एवरीडे लाइफ में चीज़ों को देखें, एक घूमता हुआ फैन, एक जाती हुई गाड़ी, ए मूविंग कार, ए मूविंग बाइक, ए मूविंग रेल, ए मूविंग बस, ऑल बॉडीज आर इन मोशन। ये सारी की सारी बॉडी मोशन में है। अगर हम लोग एक सही पहलू में बात करें तो एब्सोल्यूट मोशन की मैं बात करूं या एब्सोल्यूट रेस्ट की बात करूं, इनका एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? हम लोग अगर अर्थ सरफेस पे हम लोग बात करें तो अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। हम अर्थ सरफेस पे हैं। अगर अर्थ रोटेट कर रहा है इट मींस ऑल बॉडीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस आल्सो रोटेटिंग विद द अर्थ। अर्थ के साथ वो भी बॉडी भी रोटेट कर रही है। तो एग्जैक्ट अगर मैं रेस्ट की और मोशन की बात करूं तो वी कैन नॉट बी डिफाइंड। ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं रेस्ट या मोशन, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती हैं। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो रेफरेंस होता है जिसमें ऑब्जर्वर खड़ा होके या जिस फ्रेम पे ऑब्जर्वर सिचुएटेड होके खड़ा होके चीजों को ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है, उसके रेस्पेक्ट में बॉडी, जिस बॉडी का आप एनालिसिस कर रहे हो उसका क्या मोशन है, रेस्ट है, उस बिहाफ पे हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे सपोज एक ट्रेन मूव कर रही है और चार लोग बैठे हुए हैं, चार फ्रेंड सर्कल अपने उस ट्रेन में बैठे हुए, मूविंग ट्रेन में। अगर वो चारों फ्रेंड अपने आपस में बातें करेंगे तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। बट ग्राउंड फ्रेम में जो आदमी ग्राउंड पर सिचुएटेड होगा वो बोलेगा कि ट्रेन मूव कर रही है, उस ट्रेन में बैठे हुए चारों आदमी मूव कर रहे हैं। ठीक, और आपने देखा होगा जब आप ट्रेन में या बस में कहीं मूव करते हैं तो आपको जो भी बॉडीज, जो भी ऑब्जेक्ट्स अर्थ सरफेस पे हैं या फिर आपके अर्थ सरफेस पे हैं, जब आप विंडो से झांक के देखते हो तो वो चीजें मूव करती है, पीछे की तरफ भागती हुई दिखाई देती है। पीछे इन द सेंस जिधर आप मूव कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करती हुई दिखाई देती है। बट इन रियलिटी यू आर मूविंग, बट इन योर फ्रेम यू हैव ऑब्जर्व। आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि जो बाहरी ऑब्जेक्ट हैं वो पीछे की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं मोशन की बात करूंगा। तो मोशन की डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? तो जब भी कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट, व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन with respect to time, जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन, अपनी लोकेशन यदि चेंज करती है टाइम के साथ तो मैं बोलता हूं कि यह बॉडी मोशन में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दिखा, एक फैन रोटेट कर रहा है, इट मींस उसके जो ब्लेड्स की पोजीशन है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ। मे बी चांस कुछ ड्यूरेशन बाद जो उसका एक फैन का जो ब्लेड था
वो वहां पे जिस ओरिजिनल लोकेशन पे था कुछ टाइम बाद फिर से वहां पे आ गया, बट उसने अपनी पोजीशन तो चेंज की। बात समझ में आती है? पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इट इज ऑल्सो इन मोशन। क्यों? जो पेंडुलम जो बॉब है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के हिसाब से, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। मे बी चांस कि कुछ टाइम बाद वो अपनी किसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा रही है, बट कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ में आती है? जैसे एक पेड़ की टहनी जब हवा विलो करती है तो टहनी भी हिलती है, तो उसकी टहनी किसमें? उसकी टहनी भी मोशन में। बात समझ में आती है? एक चलती हुई ट्रेन, एक चलती हुई व्हीकल, एक मूविंग मोटर बाइक, ये ऑल आर इन मोशन। ठीक, अब जब हम लोग मोशन की बात करते हैं तो इसमें कुछ बेसिक छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी होती है जिनका जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहली टर्मिनोलॉजी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? जब एक बॉडी अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाती है, जब एक बॉडी एक पोजीशन से मूव करके दूसरी पोजीशन पर जाती है, उनके बीच का जो एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब उन दोनों एंड्स को मिला के और मैं एक स्केल से एक लाइन उनके बीच में खींच दूं, तो जब भी स्ट्रेट लाइन होगी वो शॉर्टेस्ट पाथ ही होगा, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैंने बोला कि एक बॉडी यहां पे है इनिशियली ए, ये ओरिजिनल पोजीशन होगी, कुछ देर बाद चल के वो बी पोजीशन पे पहुंचेगी, बट जब ये बॉडी ने ये पाथ जब ए से बी पे गया तो मे बी चांस ऐसे जा रहा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए से बी पे जाने के नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ इनफाइनाइट हो गए, किसी भी रास्ते से जा सकता है। इट मींस वी कैन नॉट बी काउंट द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू गो फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पे जाने के इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ हो सकते हैं। बात समझ में आती है? जैसे भी ये हो गया, मैंने बोले पाथ 1 है मेरा, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है। बात समझ में आती है? ऐसे नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ्स हैं, बट अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक स्केल से एक स्ट्रेट लाइन खींच दूं तो ऐसा दो पॉइंट्स के बीच में एक ही पाथ होगा जो शॉर्टेस्ट होगा। बात समझ में आती है? तो मैंने क्या बोला? द शॉर्टेस्ट पाथ, द between initial position to final position is called displacement. The shortest path between initial position to final position is called displacement. मैं फिर से बोल रहा हूं, जो पढ़ने का सही तरीका होता है गो थ्रू एक्चुअल डेफिनेशन, और एक्चुअल डेफिनेशन वो होती है जो हर सिचुएशन में वैलिड होती है। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने कैसे डिफाइन किया? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आती है? अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा हमारा? मीटर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। अब कुछ और चीजें होती हैं, जब आपको यहां से देख रहा होगा कि ए से बी जाने पे एक शॉर्टेस्ट पाथ और एक ही यूनिक पाथ है, मतलब इसका एक लेंथ भी है और डायरेक्शन भी है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उन्हें वेक्टर बोलते हैं, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड है उन्हें स्केलर्स बोलते हैं। आने वाले टाइम में
आपको ये चीज पढ़ने को भी मिलेगी, बट चूंकि हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन है तो उसमें थोड़ा सा ऐसा याद रख लो कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। ठीक, और इस पे स्केलर और वेक्टर पे हम लोग अलग से भी कुछ वीडियोज बना के आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे समझ में आएगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारी कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आती है, यहां तक ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं डिस्टेंस के बारे में। व्हाट इज द डिस्टेंस? तो अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें, द एक्चुअल पाथ, मैं फिर से रिपीट करूं, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी और एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। आपको कॉन्सेप्ट समझना है और कॉन्सेप्ट समझ के खुद से डेफिनेशन बना के लिखनी है। दिस इज अ मोर फिजिबल फॉर यू। आपको समझने में भी आसानी होगी और आपको लिखने में भी आसानी होगी। तो व्हाट इज द डिस्टेंस? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी और ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, मतलब एक्चुअल पाथ जिससे बॉडी चल के जा रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक, द ठीक, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? वही मीटर हो जाएगा। इसका ये कैसी हो जाएगी? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है। ये हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मैंने यहां पे बताया आपको, इधर देखो एक बार थोड़ा सा फोकस करके, ए से बी पे जाने के इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ्स हैं। एक पाथ, दो पाथ, तीन पाथ, ऐसे और भी बहुत सारे पाथ होंगे। तो ये डिस्टेंस और भी बहुत सारे डिस्टेंस। इट मे बी ए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मे बी डिस्टेंस। जब एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रही होगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे होंगे? बराबर होंगे। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पर नहीं चल रही होगी तो उस केस में डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा ऑलवेज। बात समझ में आती है? तो ऐसे पॉसिबल पाथ, सारे के सारे पॉसिबल पाथ क्या डिस्टेंस हो सकते हैं? बात समझ में आती है? कोई दिक्कत यहां तक? तो एक्चुअल पाथ इससे जा रही है, इससे जा रही है, इससे जा रही, और भी बहुत सारे पॉसिबल पाथ हो सकते हैं। तो सारे के सारे पाथ क्या होंगे? डिस्टेंस होंगे। बट डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, यूनिक होगा। कौन सा? तो स्ट्रेट लाइन वाला मैंने बताया है। तो जो थर्ड लाइन है ये क्या होगी? आपका डिस्प्लेसमेंट होगा और बाकी ये सारी क्या होंगी? डिस्टेंस होंगी। तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। और एक ही केस में होगा जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन पे कर रही होगी, जब बॉडी ट्रैवल कर रही हो स्ट्रेट लाइन मोशन पे, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आती है? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, बाकी हर केस में डिस्टेंस बराबर होगा। जब भी बॉडी, मैं जनरली ऐसा बोल सकता हूं कि जब भी बॉडी अपना स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो नहीं कर रही होगी, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं कर रही होगी, तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट के। ठीक, अब हम थोड़ी सी अगली और टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जैसे वेलोसिटी। मैंने हेडिंग डाली वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्या होती है? बहुत सिंपल से तरीके में, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग बात करें, वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस रेट से
किसी बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट उसका चेंज हो रहा होगा किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। जैसे सपोज आप स्कूल से घर जाते हो, ठीक, तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा होगा वैसे वैसे आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा होगा। मतलब स्कूल से आप दूर जा रहे होंगे, कहां की तरफ, अपने घर की तरफ, और फाइनली आप अपने घर पहुंच जाओगे। ठीक, तो मैं क्या बोल रहा हूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब टाइम के रेस्पेक्ट में आपका क्या हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक, जब मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो मैं यहां पे ऐसे बोल सकता हूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये वेलोसिटी हो जाएगी। बात समझ में आती है। अब इसका कुछ मेजरमेंट भी होता होगा, इसकी यूनिट भी तो होना चाहिए। जो मैंने बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं, मैं डेफिनेशन से ही जा रहा हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट होएगा और कुछ टाइम होगा। इसका मतलब क्या होगा, मीटर पर सेकंड कुछ होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो आपको ऐसे निकालना आना चाहिए। अब आपको समझ में आना चाहिए, जब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात होती है क्या, वेलोसिटी, तब ये स्केलर, ये वेक्टर, तो ये भी वेक्टर होगा, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। बात समझ में आती है। ठीक, जब वेक्टर क्वांटिटी होगी इसका मतलब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका डायरेक्शन भी होगा। ठीक, अब मैं यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप सोचना इस चीज पे। दो फ्रेंड है, एक राम एक श्याम, और मैं यहां पे छोटा सा एक डायग्राम बना लेता हूं। लेट अस सपोज दिस, ये तुम्हारा स्कूल है और राम का घर इधर है और श्याम का घर इधर है। ये राम का हाउस है और ये श्याम का, और ये स्कूल से छुट्टी के बाद ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और सेम दूरी पे, और ये दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड सेम है। यदि इन दोनों की, राम की और श्याम की स्पीड सेम है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं क्या इनकी वेलोसिटी भी सेम होगी। इस चीज पर आपको विचार करना, और वीडियो को पॉज कर पहले सोचो इसमें कि इसका आंसर क्या होगा। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि इनका वेलोसिटी सेम होगा, मोस्ट ऑफ द लोग जो आप हैं वो यही सोच रहे होंगे इनका वेलोसिटी सेम है, बट इनका वेलोसिटी सेम नहीं है, इनके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है। क्यों, ये सेम स्पीड से इधर जा रहा है, ये सेम स्पीड से इधर जा रहा है, बट इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है। बात समझ में आती है। मैं थोड़ा सा ऐसे बोल सकता हूं, लेट दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। तो श्याम का स्पीड एक्स के डायरेक्शन में, और सॉरी श्याम का तो एक्स के डायरेक्शन में, वाई का और राम का वाई डायरेक्शन में, तो इनका डायरेक्शन डिफरेंट है। अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए दोनों की वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। बात समझ में आती है। तो यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके, तो वेलोसिटी की हमने बात कर ली। अब वेलोसिटी भी टू टाइप की होती है। तो वेलोसिटी ऑफ टू टाइप कैसे हम बोल सकते हैं। पहला यूनिफॉर्म होगा, दूसरा क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
आपको वर्ड से ही समझ में आना चाहिए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म जैसे आप लोग भी जब ड्रेस में आते हैं तो आपसे बोला जाता है यूनिफॉर्म पहन का, मतलब आप एक जैसे दिखें। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक रेगुलरिटी, एक जैसा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि जब वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगी, ठीक, जब वेलोसिटी अगर चेंज हो रही होगी टाइम के हिसाब से तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। अब टाइम के हिसाब से हम लोग, मतलब मैं एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा हूं, जब कोई बॉडी जिसका मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, यदि वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब ये हो गया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब इक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी तो मैं बोलूंगा कि इस बॉडी की जो वेलोसिटी है नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं यूनिफॉर्म की। When a body travel equal displacement in equal interval of time, in equal interval of time, जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी तो मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, बात समझ में आती है। अब इसके मैं कुछ एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म का मतलब यह नहीं कि इस पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, मे बी चांस पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ठीक, और वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है। दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, पहला टाइप। ठीक, जैसे जैसे इक्वल इक्वल दूरी है और इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रहा है। मे बी चांस ऐसा भी हो सकता है कि ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा हो, मैं ऐसे मार्क करके बता देता हूं कि पहले ऐसे चला हो, दूसरे में ऐसे चला हो, तीसरे में ऐसे चला हो, चौथे में ऐसे चला हो, पांचवें में ऐसे चला हो। ये इरेगुलर चल रहा है बट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है। ये देखो, इक्वल टाइम में ये ट्रेवल, इक्वल टाइम में ये ट्रेवल, क्योंकि हम, मेरा डेफिनेशन क्या था कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। तो इस टाइम ड्यूरेशन में इनिशियल पॉइंट ये हुआ, फाइनल ये हुआ, पाथ ही है पार्टिकल का बट डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ ना। नहीं बात समझ में? इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बात समझ में आती है? इक्वल टाइम इंटरवल में क्या कर रहा है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है। बात समझ में आती है? होप सो आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। ठीक, जब बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी तो मैं क्या बोलूंगा? बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म, बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, व्हेन ए बॉडी मूविंग विद, when a body travel unequal displacement in equal इंटरवल ऑफ टाइम, जब कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है बट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल मतलब कुछ ही हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, कुछ ही, वॉटएवर, तो वो कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उस पर भी जरूरी नहीं हम लोग प्रेडिक्ट कर पाए कि एग्जैक्ट कहां है, बट इसमें हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसमें हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जब यूनिफॉर्म होगा तो मैं बोल सकता हूं कि जब हर एक सेकंड में ये 2 मीटर चल रहा है तो मुझे पता है कि आने वाले अगले 10 सेकंड में ये 20 मीटर ट्रेवल कर लेगा। क्यों? इसमें एक यूनिफॉर्मिटी है, इसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस आ रहा है। बट इन नॉन यूनिफॉर्म वी कैन नॉट बी प्रिडिक्ट
कुछ ऐसे केसेस होंगे मैं इसमें कंडीशन लगाऊंगा, देन हम लोग हो सकता है हम लोग डिफाइंड भी कर पा रहे होंगे। बात समझ में आती है? ठीक, तो यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। ओके, तो अब यहां पे मैं एक हल्का से एक रिव्यू ले लिया हूं। अब मैं यहां पे बात करूंगा एवरेज की। ठीक, एवरेज का मतलब होता है एक रफली आइडिया, एक रफली आइडिया। जैसे आप लोग सपोज स्कूल से घर पर जाते हो या घर से स्कूल आते हो, कोई भी एक केस ले सकते हो, या आपकी बस जाती होगी और बस लेके आती होगी, मे बी चांस आपके पेरेंट्स आपको ड्रॉप करते होंगे और लेके जाते होंगे। उस ड्यूरेशन में आप एक एनालिसिस कर सकते हैं कि जब भी जो आपका व्हीकल है या जो भी जिसके भी माध्यम से आप, जिस भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आप स्कूल से घर जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, घर से निकलते वक्त और स्कूल तक पहुंचने तक आपका जो स्पीड है कभी बहुत ज्यादा होता होगा, कभी रुक जाता होगा, कभी स्लो स्लो चलता होगा, कभी हो सकता है बहुत ज्यादा चलता होगा, कभी हो सकता है कि आपको 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट खड़े होना पड़ जाए अगर कोई जाम लग जाए तो। इस ओवरऑल सिनेरियो से मैं ये बताना चाह रहा हूं, मे बी चांस आपको घर से स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लगे। मैंने बोला कि आपकी स्पीड बताओ, तो जनरली हम लोग बात करें तो स्पीड की जब बात करेंगे हम लोग, तो हम बोलेंगे कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। मतलब इसने एक रफली आइडिया दिया है और इससे कोई फिक्स वैल्यू आएगी, जैसे मैं अभी न्यूमेरिकल लेके बताऊंगा। क्या ये जो वैल्यू आएगी एक फिक्स, क्या इस बात की गारंटी है जो वैल्यू आई है ये जो आपकी गाड़ी थी वो थ्रू आउट ड्यूरेशन में ऐसी चली थी? नहीं ना। तो ये आपको एवरेज बता रहा है, एक रफली आइडिया दे रहा है। और ऐसा बोले यदि ऐसा ही होता रहा तो इतने टाइम बाद इतना पहुंच जाना चाहिए। बात समझ में आती है? तो हम लोग सबसे पहले एवरेज की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी। यदि मैं वी एवरेज की बात करूं तो ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, जब भी मैं टाइम गैप के बारे में बात करने लग जाऊं, टाइम गैप मतलब टाइम ड्यूरेशन, इट मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज। ओके, जब भी हम लोग टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे, कुछ लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है, सर मैं कैसे इस चीज का जजमेंट करूंगा, कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि हम लोग एवरेज के बारे में बात कर रहे हैं? तो क्लियर कट वो मेंशन करेगा एवरेज के बारे में कि कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, व्हाटएवर। जब भी ड्यूरेशन आएगा तो हम लोग एवरेज की ही बात करेंगे। एवरेज के बाद और कुछ और चीज होती हैं जिसे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। मतलब जब आप घर से स्कूल जा रहे थे तो आपके गाड़ी का स्पीड हर एक सेकंड, हर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड और हर एक सेकंड का भी 1/10 पार्ट लूं, उसका स्पीड अलग अलग होगा। तो जिस मूवमेंट पे जो इसकी स्पीड थी उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, जो कि हम लोग आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में पढ़ेंगे। बात समझ में आती है? तो ये हमने क्या बात कर ली, जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से जाना है, डेफिनेशन के हिसाब से जाना है, अपनी मैथोलॉजी नहीं लगानी है। आपको अपनी मैथोलॉजी लगानी है बट डेफिनेशन को टारगेट रख के उसे परफेक्ट मान के तब आपको अपना आइडिया लगाना है, सोचना है। ठीक, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। एक सर्कल है ये और 2 दोस्त हैं यहां पे, ये A लोकेशन है और ये B लोकेशन है और इसका रेडियस जो R है वो 7 मीटर है। ठीक, यहां पे एक X और Y 2 फ्रेंड है। ठीक, तो X इस रास्ते से जाता है, X का रास्ता ये है और Y का रास्ता ये है।
ठीक, और x और y यहां से सेम टाइम मैंने बोल दिया t इक्वल टू 0 पे यहां से चलना स्टार्ट किया। t इक्वल टू 0 क्या होता है, जैसा आप लोग जब भी आप अपने स्कूल में खेलते होंगे, आपके पीटीआई सर लेके जाते होंगे, तो आपके सर के पास एक स्टॉप वॉच रहता होगा। मींस जब भी हम लोग कोई इवेंट स्टार्ट करते हैं तो स्टॉप वॉच को स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब वो मैंने रेफरेंस फ्रेम माना हुआ है कि जब मैंने बटन दबा दूंगा उसके बाद कितना ड्यूरेशन। ठीक, तो मैंने बोला t इक्वल टू 0 से इवेंट स्टार्ट हुई और t इक्वल टू मैं मान लेता हूं 5 सेकंड, t इक्वल टू 5 सेकंड में ये यहां पे पहुंच गए बी पोजीशन पे। x इधर से गया, x y इधर से गया और ये सेम टाइम ड्यूरेशन में पहुंचे। तो मेरा क्वेश्चन है किसका वेलोसिटी ज्यादा है, किसका वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब इसका x का वेलोसिटी ज्यादा है या y का वेलोसिटी ज्यादा है, या हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, या फिर दोनों का सेम है। यहां पर वीडियो पॉज करके आप लोग कैलकुलेट करो। ठीक, मैं कैलकुलेट करता हूं इधर से। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी एवरेज व्हाट कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओरिजिनल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो इसको मैं अगर मिला दूं दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और जो कि दोनों के लिए सेम डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के लिए सेम डिस्प्लेसमेंट है। ये भी मेरा आर है और ये भी आर है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, आप लोग बहुत समझदार होंगे, √2r पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, क्योंकि ये मेंशन किया हुआ है क्वार्टर सर्कल 90 डिग्री। बात समझ में आती है। जब ये √2r हो जाएगा ये लेंथ, तो दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम, टाइम भी सेम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा हमारा √2r डिवाइड बाई 5 सेकेंड। व्हाट इज द r, 7। इतना मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो किसका वेलोसिटी ज्यादा है, दोनों का वेलोसिटी कैसा है, सेम है। क्यों, डिस्प्लेसमेंट सेम है, टाइम सेम है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ओपन टोटल टाइम, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यू कैन फाइंड आउट √2 की वैल्यू 1.4 समथिंग है। कैलकुलेट करो, यहां से कुछ आंसर मिल जाएगा आपको। तो यहां तक नोट डाउन कर लो, बाकी फिर हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू। बंद कर दो ना।